हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए हम लोग 20 मोस्ट वांटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो आपके 2025 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो यहाँ से कम आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें लिया है और 20 वेरी वेरी रिपीटेड एमसीक्यू क्वेश्चन लिया है। यदि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में एकदम धमाल मचाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न का गर्दा गर्दा उड़ा देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है उसको मैं बताऊंगा, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। 2025 में यदि आपका सपना है कि हर सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करें तो आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बाबू। तो चलिए सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024 के 7, देखिए 2024 में 7 से बंद था, वो कितना से बंद था, 7 सेट बंद था, जिसमें कम से कम ये 4 सेट में प्रश्न पूछा गया कि फ्रांस क्रांति कब हुई थी, फ्रांस क्रांति कब हुई थी, फ्रांस क्रांति कब हुई थी। मतलब बार बार पूछा गया और भर भर के पूछा गया है। तो आपको याद रखना है और यहाँ से आपका एक नंबर पक्का कर लेना है कि सर फ्रांस क्रांति कब हुई थी। 1848 में, 1817 में, 1789 में या 1615 में। तो इसका राइट आंसर क्या है बाबू कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब हुई थी, 1789 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना किसी देरी का एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखिएगा, याद करिएगा, नोट लीजिएगा और तब एग्जाम में आपको जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न कि जुस्पे मेत्सनी का संबंध था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024 में और 2023 में दोनों साल में प्रश्न आ चुका है, ठीक है। कि जुस्पी मेत्सनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से या फ्रांस के राष्ट्रवाद से, ठीक है। तो जुस्पे मेत्सनी का संबंध किससे था बाबू, किससे था, कोई बताएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर बता रहा है, हर एक बच्चा इसका आंसर सही बता रहा है कि जुस्पे मेत्सनी का संबंध सर इटली के एकीकरण से था। मैं आपकी भावनाओं को पढ़ रहा बाबू कि आपने सही बताया है, इटली का एकीकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर आपको खुद देना है, मन में खुद देना है, तब मैं बताऊंगा तो सर ने अपना एक नंबर चढ़ा लेना कि नहीं सर जी मैंने राइट बताया है। कमेंट बॉक्स में लिख कर पूरा गर्दा उड़ा देना है। तीसरा प्रश्न है कि हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक ले कौन है, ठीक है। पुस्तक ले कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे या बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2024 में भर भर के भी प्रश्न पूछा गया कि हिंदू स्वराज की पुस्तक ले कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बच्चा एकदम कमेंट में एकदम राइट आंसर दे रहा है, उसका नाम नहीं लूंगा ताकि बहुत बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, महात्मा गांधी। सर महात्मा गांधी होगा, जल्दी से सही कीजिए। बिल्कुल और जल्दी से सही कर दिया कि हिंदू स्वराज पुस्तक ले कौन है, महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2025 का आउट क्वेश्चन में पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2025 का आउट क्वेश्चन है कि किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, ज्योतिबा फुले ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए 2025 का आउट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है बाबू। मेटरनिक का, नेपोलियन का, लुई फिलिप का या चर्चिल का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, ये किसका कथन है, किसका कथन है। एकदम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मेटरनिक का कथन था। बहुत ही ज्यादा कथन कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, मेटरनिक का कथन था। इंपोर्टेंट है, 2025 का आउट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है। 27, 28, 29, 30। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि सर भारत में संघीय राज्यों की संख्या 27 है कि 28 है कि 29 है कि 30 है। जो बच्चा इसका राइट आंसर बताएगा वो सच में मेहनत कर रहा है, 2025 में वो धमाल करने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। ये तो आंसर चुटकियों में दे सकते हैं क्योंकि रट गया है प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। आप जिस देश में रहते हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। सर मैं यूएसए में नहीं रहता हूँ, ग्रेट ब्रिटेन में नहीं रहता हूँ, रूस में नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ भारत में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, याद रखिएगा बाबू। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। जो भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल भाषाएं कितनी है, 21 है, 22 है, 18 है, 15 है, ठीक है। तो कितने बाबू, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 है। कितने हैं, 22 है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है, जनता है, संसद या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है। ठीक है, तो जो लोकतंत्र है बाबू उसमें शक्ति का स्रोत किसे कहा जाता है, जनता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जनता को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका जो विभाजन हुआ है वो धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ है, बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया या नीदरलैंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें कौन सा ऐसा है, तो बेल्जियम है। बेल्जियम का जो विभाजन हुआ है वो धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है, औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट औसत आय से। किस नाम से जाता है, औसत आय से। जिन बच्चों का आंसर फर्स्ट है एक नंबर चढ़ा लेंगे अपने कॉपी पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। तो मैं आपको बता दूं कि जो द्वितीय क्षेत्र है उसको किस अन्य और नाम से जाना जाता है, तो राइट है ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि सेवाओं को किस क्रियाकलाप के क्षेत्रगत के अंतर्गत रखा जाता है, जो सेवाएं हैं उनके क्रियाकलाप को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या सूचना प्रौद्योगिकी के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तृतीय क्षेत्र। किसके अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, जो भारत का जो अधिकांश व्यापार होता है वो किसके द्वारा होता है, सड़क मार्ग के, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से या वायु मार्ग से। ठीक है, तो आपको याद रखना इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। किस मार्ग से होता है, समुद्री मार्ग से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को या 22 फरवरी को या 24 नवंबर को या 24 दिसंबर को। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, आपको बताना किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। ठीक है, तो किस में काली मिट्टी पाई जाती है बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है, आपको बताना है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है, ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से या सतत कोशीय विकास से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है बाबू कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है बाबू, तो एजेंडा 21 का संबंध आपको किससे है बाबू, ऑप्शन नंबर डी सतत कोशीय विकास से। किससे है, सतत कोशीय, हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतत कोशीय विकास से क्या है संबंध है, एजेंडा 21 का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष से आरंभ किया गया, जो ग्रीन इंडिया मिशन है किस वर्ष से आरंभ किया गया था, 2013 से, 2012 से, 2014 से या 2011 से। ठीक है, तो जो ग्रीन इंडिया मिशन है बाबू ये भारत में कब आरंभ किया गया, 2014 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है, मुख्य रूप से किस फसल का जायद फसल बोला है, ठीक है, धान, गेहूं, चना या तरबूज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी तरबूज क्या है, जायद फसल का एक प्रमुख उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब क्या है कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आग्नेय चट्टानों में क्या पाया जाता है, फास्फेट, नमक, जस्ता या ग्रेफाइट। ठीक है, तो जो आपकी आग्नेय चट्टाने होते हैं बाबू इसमें क्या पाया जाता है बाबू, इसमें आपको ग्रेफाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने टोटल आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया है। बाकी आपको अपने आप को नंबर दे देना है कि सर मैंने 20 में 10 सही किया या 15 सही किया या 18 सही किया या 20 में 20 सही किया। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर मेरा 20 में इतना सही था।
ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन पर, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाएंगे या 4 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है। पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। बार बार पूछा गया प्रश्न, 2023 2024 दोनों साल में प्रश्न आया है। उत्तर लगभग 80% देना, इसका मतलब प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा। कैसे ध्यान से समझिएगा। लिखना है कि विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत 1929 से हुई। 30 के दशक के मध्य तक यह संकट बना रहा। इस अवधि में विश्व से ज्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई। कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। महामंदी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। ठीक है ना। महामंदी के प्रमुख कारण किस प्रकार है, इस प्रकार है। उसको देखिए, पहला कारण लिखना है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों को कीमत निरंतर गिरती चली गई और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण लिखना है कि 1920 के दशक के मध्य बहुत से देशों ने अमेरिका से ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया था। जो देश अमेरिका कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके समूह गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर हो गया होगा। इस प्रश्न का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस प्रश्न में आपको 4 नंबर पक्का कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गांधी जी ने सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। विचारों का उल्लेख करना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबको बताना है सत्याग्रह का क्या अर्थ है। ठीक है। तो सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना था। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। किस प्रकार की, उसको देखिए। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब चलिए देखिए इसका, देखिए सबसे पहले लिखना है, आपको पहले लिखना है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल को आवश्यक नहीं, बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा लिखना है कि प्रतिशोध के भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल ही अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग, अब इसमें क्या लिखना है, अब आपका इसी बस इतना ही था। ठीक है। इसका आंसर कितना लिखना है, इतना ही लिखना है। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का क्या करना, आपको उल्लेख करना है। तो बस आपको इतना ही लिखना है। ये खुद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख करना है। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मात्र 10 12 से 13 मिनट का वीडियो है। यदि आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, यदि आपको सच में इसमें इससे कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।